खुदा की अदालत में वकालत बहुत प्यारी है। ये मोटिवेशनल शायरी है बच्चों के लिए कि खुदा की अदालत में वकालत बहुत प्यारी है। खुदा की अदालत में वकालत बहुत प्यारी है। कोशिश तुम भी करो, मुकदमा तुम्हारा भी जारी है। कुछ को तो मिल गई है मंजिलें उनको अपनी, अब तो 2025 में केवल और केवल आपकी बारी है। जी यानी नमस्कार दोस्त। बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि परिवारों में बहुत सारी आर्थिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात उस तक पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी विद्यार्थी है कि जो फीस वहन नहीं कर पा रहा है, उसकी आर्थिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कंडीशन खराब है, तो हमसे मिल सकता है और हमसे मिल करके अपनी पीड़ा रख सकता है। हम निश्चित रूप से इस एजुकेशन में उसके साथ खड़े हुए हैं, उसकी फीस भी भरेंगे, उसका खर्चा भी उठाएंगे। बखूबी वो विद्यार्थी पढ़ने वाला होना चाहिए। यानी बस बच्चा तो भाई मैं प्रदीप कुमार, और आज हम मौजूद हैं राजस्थान के सिंहद्वार कहे जाने वाले अलवर में, और आज हम आपको अलवर में ऐसी हस्ती से परिचित कराने वाले हैं जिन्हें इतिहास का जादूगर कहते हैं। वैसे तो जो बीत जाता है उसी को इतिहास कहते हैं, पर फिर भी जो बीते हुए को फिर से याद दिला दे और एक कड़ी को कड़ी से जोड़ दे कहानियों के माध्यम से, ऐसे टीचर मेरे साथ मौजूद है। नरेश जी मेरे साथ मौजूद है। नरेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो प्रदीप जी, मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ कि आपने बच्चों के लिए एक ऐसा एजुकेशनल चैनल बनाया है जिसके माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ों के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं जी। और मैं अब यही चाहूँगा कि आप जिन प्रश्नों को लेकर के हम तक पहुँचे हैं तो प्रश्न आप बताएं, उनके जवाब के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जी सर, मेरा पहला प्रश्न यही है कि इतिहास सब्जेक्ट यदि हम पढ़ने की बात करते हैं, हमने भी कई बार पढ़ने की कोशिश की है, तो ऐसा लगता है कि उस बोरिंग सा कि कुछ समझ में नहीं आता, कौन सा राजा कहाँ घुस जाता है, क्या होता है। लेकिन आप इतिहास सब्जेक्ट, मैंने आपकी वीडियो देखी थी एक दिन, मैं आपकी वीडियो देखकर यहाँ पे पहुंचा हूँ, शायद किसी बच्चे ने पोस्ट कर दी होगी। तो वो जो वीडियो में मैंने आपको देखा कि आपका जो पढ़ाने का तरीका था वो इतना शानदार था कि मुझे भी याद हो गया। और मैंने कहीं ना कहीं आपकी एक चूड़ावत और सक्तावत वाली कहानी सुनी थी, उसमें मैंने देखा कि मेरे पूरा ही वो याद हो गया। चूड़ावत सक्तावत मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि कौन चूड़ावत है, कौन बल्लू सिंह है, कौन जैत्र सिंह है, आपने सब कुछ वो रटवा दिया। और उसी आप ऐसा जादू कैसे कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसी भी टॉपिक को कहानियों के माध्यम से पढ़ाते हैं जी, और उन कहानियों को खोजने के लिए हमें एक अच्छे ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है, अच्छी किताबों की आवश्यकता पड़ती है। हम उन किताबों को पढ़ करके उनके ऊपर एनालिसिस करने के पश्चात, उनकी श्योरिटी करने के पश्चात उस कहानी के माध्यम से किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं जी। और हर एक टॉपिक के हर एक पॉइंट के ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। आप डिटेल से चर्चा करते हैं। यदि बात हम करें तो पुस्तक तो सभी के पास होती है, मेरे पास भी पुस्तक है, बच्चों के पास भी पुस्तक है जो जिनसे आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उस पुस्तक में से मसाला लेकर उसको पेश करना इस तरह से कि जैसे हम कोई कहानी सुन रहे हैं, हमारी दादी माँ हमारी कहानी सुना रही हो, लेकिन ऐसा कैसे हो पाता है? कड़ी से कड़ी जोड़ना, कि हर चीज में अपन को कहानी लगाना, इतिहास को पूरे ऐसे समझाना कि क्लास में बच्चे मैंने आपकी क्लास में भी बच्चों से मालूम किया कि बच्चे बोलते हैं कि क्लास में याद हो जाता है। क्लास में याद होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि सबसे पहले तो बच्चों की मनोदशा को कोई भी अध्यापक समझे जी, और मनोदशा को समझने के पश्चात उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करे, पृष्ठभूमि से लेकर के परिणाम तक चर्चा की जाए जी, तो ही बच्चों के समझ में आता है। सरल भाषा में उसको प्रयोग किया जाए, सरल भाषा में उसको समझाया जाए। तो सरल भाषा में जब भी किसी टॉपिक को समझाया जाता है, डिटेल से समझाया जाता है, तो ऑटोमेटिक ही बच्चे की समझ में आ जाता है। बीच बीच में अगर कोई बच्चा बोरियत महसूस भी करता है तो उसकी बोरियत की मनोदशा को भी शिक्षक को समझना चाहिए, टीचर को देखना चाहिए कि कौन बच्चा कहाँ बोरियत महसूस कर रहा है। उसके लिए एक अच्छी कहानी होनी चाहिए, उस कहानी के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। यानी आप ये कहते हैं कि बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो किस तरह से समझना चाहता है, वो यदि कहानियों के माध्यम से अच्छा समझता है तो आप उसको कहानी के माध्यम से अच्छा समझते हैं। और सर मैंने एक बात और देखी, कहानियों के साथ साथ आप क्लास में शेर शायरिया बहुत ज्यादा ही करते हैं। देखिए, तो क्या बात है, शेर शायरिया उनसे आप जोड़ देते हैं? जैसे मैंने देखा था कि आप पृथ्वीराज चौहान पढ़ा रहे थे तो भी आपने संयोगिता के ऊपर एक शायरी बोल दी थी वहां पर। तो ऐसा क्या होता है कि शायरी आप मनगढ़ंत रखते हैं या फिर उसी किताब में से ढूंढ के लाते हैं? नहीं, वो तो ऐसा है कि जब कोई भी इतिहास की चर्चा चल रही होती है, उसमें बहुत सारी प्रेम कहानियां आती हैं, बहुत सारा इतिहास आता है, तो उन प्रेम कहानियों को जोड़ करके उसी लहजे की शायरियां जोड़ दी जाती हैं ताकि बच्चों का आकर्षण उस टॉपिक के प्रति बढ़ सके। तो इसीलिए वो उन टॉपिक से निकाल करके, उनकी टॉपिक की कहानी को देख करके, उनकी कहानी को समझ करके उसी टाइप की शायरी तैयार करना और बच्चों के सामने उन शायरियों को पेश करना ताकि बच्चे बोरियत महसूस ना कर पाएं और वो सब चीज़ें डिटेल में कहानी के रूप में, शायरी के रूप में सब चीज़ें उनके दिमाग में मेंशन हो जाएं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि शायरी तो नॉर्मली होती है जो डेली लोग यूज में लेते हैं, लेकिन उसका जो सही टाइमिंग है वो टाइमिंग बेस्ट होता है कि जिससे लोगों को ज़्यादा अच्छी लग पाती है। आपके कहानी के बीच में शायरी, जैसे कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो आप वहाँ
पे शायरी बोल देते हैं। और जैसे मैंने वहाँ जैसे कोई वीर रस भी पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ पर भी ऐसा कोई ना कोई शायरी टाइप में ऐसा डायलॉग मारते हैं कि रूह तक कांप जाती है बच्चों की, बच्चे को ऐसा लगता है कि खुद ही महाराणा प्रताप बन के लड़ रहा हो। तो वो तो क्या है कि उस समय की जो स्थिति है, कोई लड़ाई हम पढ़ा रहे हैं, कोई युद्ध हम पढ़ा रहे हैं, उस समय की स्थिति क्या है, उस समय के योद्धा कैसे कैसे वो युद्ध को लड़ रहे हैं, उन सब के लिए एक अच्छी लाइनें तैयार करनी पड़ती हैं। और उन लाइनों को तैयार करने के लिए व्यक्ति को खुद भी पढ़ना पड़ता है, उनके ऊपर एनालिसिस भी करना पड़ता है। कोई भी अगर पंक्ति आप बोल रहे हैं तो उसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ भी होना चाहिए, सार्थक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लाइनें बोल रहे हैं लेकिन उसका अर्थ कहीं निकल ही नहीं रहा है, उस कहानी से वो जुड़ी ही नहीं रही है। तो वही बात है, मैं अभी टाइमिंग की बात कर रहा था कि टाइमिंग बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। यदि आप शायरी फिट करना चाहते हो उस कहानी में या किसी टॉपिक के साथ, तो मतलब टाइमिंग बहुत जरूरी है उसके लिए। बिल्कुल टाइमिंग चाहिए उसके लिए, किसी भी चीज को डिटेल में पढ़ाएंगे टाइमिंग चाहिए, उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए सब चीजें पहले से एडजस्ट चाहिए। और उसके लिए एक टीचर ऐसा नहीं है कि वो काफी वर्षों से पढ़ा रहे तो पढ़ाता ही रहेगा, नहीं, उसके लिए हर दिन अपडेट होना पड़ता है, हर दिन अपडेट होकर टीचर को क्लास में जाना चाहिए। जी सर, मैं आपकी काफी शायरियां सुनता हूं, लेकिन जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, बच्चे आपको देख रहे हैं, उनके लिए भी कुछ शायरियां कह दीजिए, दो चार जो उनको अच्छी लगे। और एक शायरी वो जरूर कहना जो आपने नई साल पे, मैंने आपका देखा था, वो नई साल पे एक आपने शायरी सुनाई थी, वो मेरे याद तो है नहीं उसके बोल, लेकिन वो शायरी आप जरूर सुना दीजिए। चलो देखो, दिल की बस्ती में कई दीप जलाए मैंने, दिल की बस्ती में कई दीप जलाए मैंने, कितने ही नक्श खलाओं पर बनाए मैंने, एक अपने ही हाथों की लकीरों को बदल नहीं पाया, वरना खुश नसीबों से बहुत हाथ मिलाए मैंने। जी जी, यानी ऐसी शायरी आप कह लेते हैं जिनसे बच्चों का मोटिवेशन भी होता है और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव विचार की तरफ बच्चों को लेकर जाता है, कि पॉजिटिविटी की तरफ, कि कहीं ना कहीं संघर्ष करने पर ही अपनी जिंदगी सफल कहीं ना कहीं हो जाएगी। लेकिन और भी एक दो शायरियां और आप सुना दीजिए। खुदा की अदालत में वकालत बहुत प्यारी है, ये मोटिवेशनल शायरी है बच्चों के लिए, कि खुदा की अदालत में वकालत बहुत प्यारी है, खुदा की अदालत में वकालत बहुत प्यारी है। कोशिश तुम भी करो, मुकदमा तुम्हारा भी जारी है, कुछ को तो मिल गई है मंजिलें उनको अपनी, अब तो 2025 में केवल और केवल आपकी बारी है। जी, यानी आप मोटिवेशनल स्टोरी जो है 2025 में अब तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए आप मोटिवेशनल स्टोरी ऐसे तैयार करके रखते हैं कि जैसे नई साल आएगा, अब भी जब कोई नया बैच बनेगा, जैसे जो डेमो जो चलता है उनमें अपन को शायरी बोलनी पड़ती है, ये तो ये उनके लिए होती है कि बच्चों का जो मनोबल है और ज्यादा बढ़ जाए। देखिए, सबसे पहले तो यह क्लास में पढ़ाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चों को आप कैसे तैयार कर पा रहे हैं कि वो आपकी क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखें, उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझें, उनका ध्यान आप कैसे आकर्षित कर सकते हैं, उसके लिए जो भी अच्छी चीजें हों उन सब चीजों का यूज हमें क्लास के अंदर करना चाहिए। यानी क्लास के अंदर करना चाहिए जिससे बच्चों को समझ में आ सके, अच्छे से समझ में आ सके। लेकिन गुरुजी, मैं एक बात और देखता हूं कि अब जब ऑनलाइन का माध्यम चल रहा है, बच्चे ऑनलाइन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि जो आप 5,000 में कहीं ना कहीं कोचिंग दे पाती है या फिर 10,000 में दे पाती है, वो ऑनलाइन 500 में मिल जाता है। बिल्कुल। तो ऑफलाइन के क्या प्रभाव है या दुष्प्रभाव है, या आपके लिए नजर में अच्छी है, या अब जब आप ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या अलग आपको दिखाई देता है? कि देखिए, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए एक वैकल्पिक विषय है, ये केवल उन बच्चों के लिए या तो बहुत बार पढ़ चुके हैं ऑफलाइन तो वो आसानी से उस चीज़ को समझ जाएंगे, जो ऑफलाइन पढ़ने में आनंद आता है, जो ऑफलाइन पढ़ने में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो कभी भी ऑनलाइन क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है, सभी विद्यार्थियों से कहना भी है कि आप बजाय ऑनलाइन के रुपये को मत देखिए, आप बजाय ऑनलाइन के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहाँ आमने सामने पढ़िए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। तो मेरी यही सलाह है अपने विद्यार्थियों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेज अटेंड करें। जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास एक ऐसा है जैसे एक मोबाइल पे क्रिकेट का गेम खेलना, जैसे हम नोकिया 1200 में पहले आता था, वो क्रिकेट मोबाइल में खेलना, छक्के लगाना, और एक मैदान में उतर के छक्के लगाना, उसमें रात दिन का अंतर होता है, ऐसा ही आप ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में बता रहे हैं सर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केवल उन्हीं विद्यार्थियों को ज्यादा सक्सेसफुल करता है जो पहले ऑफलाइन पढ़ चुके हैं जी, और जो ऑफलाइन नहीं पढ़ पाए हैं उनको पहले ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। यानी जिनको रिवीजन की आवश्यकता है वो सिर्फ सहारा ले सकते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं वो वहां से सहारा ले सकते हैं। यानी सिर्फ यही है कि वो सहारा लेकर अपनी जो तैयारी निरंतर रख सकते हैं, वो कोचिंग नहीं जा सकते, बड़ी कोचिंग का बार बार यानी नहीं उठा सकते खर्चा, तो वो अपना वहां से सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो खर्चे वाली जहाँ बात है, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि परिवारों में बहुत सारी आर्थिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात उस तक पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी विद्यार्थी है कि जो फीस वहन नहीं कर पा रहा है, उसकी आर्थिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कंडीशन खराब है, तो हमसे मिल सकता है
और हमसे मिलकर के अपनी पीड़ा रख सकता है, हम निश्चित रूप से इस एजुकेशन में उसके साथ खड़े हुए हैं। उसकी फीस भी भरेंगे, उसका खर्चा भी उठाएंगे, बखूबी वो विद्यार्थी पढ़ने वाला होना चाहिए। यानी बस बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। यदि आपसे कोई आकर बोलता है कि सर मुझे मेरे पास पैसे नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो आप उसको बिल्कुल फ्री में भी पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे और हम उसके साथ 24 घंटे खड़े हुए, यानी 24 घंटा पहुंचाएंगे। जी, उसको उसकी मंजिल तक पढ़ाएंगे। आप इतिहास की गारंटी नहीं ले रहे, आप पूरा सब्जेक्ट वो किसी भी चीज की तैयारी पूरा सब्जेक्ट पूरी तैयारी करवाएंगे। जहाँ भी हम किसी भी संस्थान में अध्ययनरत हैं या किसी भी संस्थान में हम अपना वहाँ अध्यापन कार्य कर रहे हैं, तो संस्थान के माध्यम से हम उसको छूट दिलवाएंगे। और वहाँ अगर फीस की जरूरत पड़ी तो अपने चाहे जेब से हमें फीस देनी पड़े, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। यानी बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, तो आप उससे पीछे नहीं हटेंगे, आप उसको जरूर, यानी आप कहीं ना कहीं उसको जरूर शिक्षा में सहायता करेंगे। यदि बच्चा बस पढ़ने वाला होना चाहिए, पहले भी मैंने किसी भी तौर पर रुकेगी नहीं उस पर। प्रदीप जी, पहले भी मैंने कई बार वीडियोस सोशल मीडिया में डाली हैं और वहाँ पोस्ट भी की है। अगर कोई ऐसा बच्चा है ऑल ओवर इंडिया का, कहीं का भी है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी धर्म का, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी विद्यार्थी होता है। हम शिक्षक है, हमारे लिए कोई धर्म या जाति मायने नहीं रखती। तो कोई बच्चा आकर के मिल सकता है, हम उसके साथ हैं। यानी कोई भी बच्चा आपसे मिलता है तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं। बिल्कुल साथ। जी सर, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप अलवर में पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूं कि जो बच्चों का रुख है ना, वो ज्यादातर राजधानी की तरफ जा रहा है, जोधपुर की तरफ जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो पा रहा है कि अलवर में क्या बढ़िया शिक्षक नहीं है, या फिर और कोई कमी है कि जिसके वजह से बच्चे धीरे धीरे जयपुर और जोधपुर की तरफ धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं अलवर में? लेकिन मैं पहले की बात करता हूं तो अलवर एक टाइम में हब हुआ करता था कोचिंगों का, यहाँ पर बहुत बच्चे रुक जाते थे, जयपुर नहीं जाते थे, अलवर से ही करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कुछ आने वाले सालों में, जब से ऑनलाइन ही आया है, तो क्या क्रेज यहाँ पे खत्म हो गया या फिर और कोई प्रभाव है? देखिए, इसका एक सबसे मुख्य जो मैंने एनालिसिस किया है एजुकेशन का यहाँ जी, उसका मुख्य कारण यही है कि बच्चों का कोचिंग से एक ट्रस्ट सा खत्म हो रहा है। और उसका मूल कारण ये है कि उनका समय पे कोर्स कंप्लीट नहीं कराया जाता है जी, या फिर उनके कंटेंट जो हैं वो अच्छे नहीं है। तो मेरा एक ही कहना है कि अगर अलवर को फिर दोबारा से एजुकेशन का हब तैयार करना है, हालांकि ऐसा नहीं कि अलवर में टीचर्स नहीं है, जी, टीचर्स बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों में फिर दोबारा से वो 2017-18 वाली एक हॉबी तैयार करनी पड़ेगी। बच्चों में ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं, जो हमको पढ़ा रहे हैं वो बेहतर है, और यही अपने को लगातार करना है। और उसी के लिए हम अलवर में आए, उसी काम को हम लगातार कर भी रहे हैं। यानी बच्चों को भी विश्वास होना चाहिए कि जो हमको पढ़ा रहा है वो बेस्ट पढ़ा रहा है, और हमारा कोर्स टाइम पे पूरा हो जाएगा तो बच्चे अलवर में फिर से एक बार रुकने लग जाएंगे। बच्चों को लगने के साथ साथ ऐसा नहीं केवल बच्चों को ही लग रहा है, एग्जाम के अंदर वो सब चीजें आनी भी चाहिए। जी, अगर एग्जाम में वो सब चीजें नहीं आ रही तो बच्चों का ट्रस्ट अपना आप ही उठ जाएगा। और उन सब चीजों को एग्जाम में लाने के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा, अपने को पुराने एग्जाम का पैटर्न देखना पड़ेगा, उनको ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा, और उन सब के अकॉर्डिंग ही अपने को पढ़ाना पड़ेगा। उन सब के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा, आपने बोल दिया। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कहानियों के माध्यम से पढ़ाता हूँ, शेर और शायरियों के माध्यम से ऐसा याद भी करा देता हूँ, लेकिन बच्चे जब पेपर हॉल में बैठते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो उनके कितने प्रश्न आपके जो सिलेबस जो आपने कराया उसमें से कितने प्रश्न आ जाते हैं? कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर 90% प्रश्न आ जाते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नहीं 70% प्रश्न आते हैं। देखिए, अगर बच्चे को एक तरीके से पढ़ाया जाए, डिटेल्स के साथ पढ़ाया जाए और लंबा समय दिया जाता है, अब ऐसा नहीं 40 क्लास में 45 क्लास में पूरी सब चीजें कवर करा दी जाए। अगर सब चीजें आपको एग्जाम के अंदर लानी है, अपने ही नोट्स से लानी है, और हमारे नोट्स की एक परंपरा रही है और हमारे पढ़ाने की भी एक ये नीति रही है कि हम बच्चे को लगभग 90 से 95% के बीच पेपर लाकर देते हैं। उसके लिए अपने को डिटेल से पढ़ाना पड़ता है और हम डिटेल से ही पढ़ाते हैं, और यही हमारा रीजन है कि बच्चे हमारे ऊपर बिलीव कर रहे हैं लगातार। और हम ये वादा करते हैं अपने विद्यार्थियों से कि हम लगातार वही नीति अपनाए जाएंगे और हम उनका विश्वास कभी भी टूटने नहीं देंगे। जी, ये सब चीजें ये ना वही नीति अपना रहे हैं, जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे ही आप कहानियां लेकर आ रहे हैं, उनका ही जोड़ तोड़ कर रहे हैं कैसे भी करके कि बच्चे को क्लास में ही याद हो जाए। बिल्कुल अपडेट पढ़ाते हैं हम किसी भी चीज को। जी, देखो क्या है कि जो पैटर्न पहले था वो पैटर्न आज नहीं है, जो पैटर्न आज है वो पैटर्न आगे नहीं रहेगा। बच्चों में क्वालिटी भरी हुई है, एग्जाम बनाने वाले बच्चों की क्वालिटी को आंक रहे हैं, तो उसी हिसाब से देखना पड़ता है कि एग्जाम कहाँ से पुट अप हो सकता है, उसी हिसाब से अपने को पढ़ाना पड़ता है। और हम पढ़ा रहे हैं उसको लगातार, उस चीज को हम साक्षात भी करते आ रहे हैं। जी, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि इतिहास से अब क्वेश्चन आने बंद हो गए, लेकिन हम देखते हैं कि इतिहास से क्वेश्चन तो अब भी आ रहे हैं, लेकिन अपन को समझ में नहीं आ रहा है कि उसने पूछा क्या है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, यदि राजवंश में हम देखते हैं, राजवंश में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, और पूछता है तो ऐसा पूछता जो सभी को आता है। और यदि मैं बात करता हूँ आधुनिक इतिहास से, तो आधुनिक इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।
तो या तो इसका मतलब ये हुआ कि जो और टीचर हैं आधुनिक इतिहास पे ध्यान नहीं देते हैं, उसको ऊपर ऊपर से लेके चलते हैं और जो कहानियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आप आधुनिक इतिहास पे भी ऐसा ही काम करते हैं जैसे कहानियों के साथ ही, जैसे 1857 की क्रांति है, प्रजामंडल है, या फिर हम बात करें एकीकरण है। देखिए प्रदीप जी, हम किसी भी प्रश्न की रूपरेखा को हर एंगल से देखते हैं जी अब जरूरी नहीं केवल एक ही एंगल से कोई प्रश्न आ सकता है। प्रश्न का कौन सा एंगल कहाँ काम आ जाए, अपने को एक ही प्रश्न के ऊपर हर तरीके से देखना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, ये प्रश्न आ जाता है जी तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो इसी प्रश्न का उत्तर हम 4 प्रकार से दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि व्यवसाय के आधार पर कैसी थी तो हम कह जी। सकते हैं व्यापारिक सभ्यता थी। परिवेश के आधार पर बात करें तो ये शहरी सभ्यता थी। जी या फिर हम धातु के आधार पर बात करेंगे तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। या फिर हम बात करेंगे उसी पॉइंट के ऊपर कि कौन से काल की सभ्यता है, तो हम कह सकते हैं आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। जी तो अपने को एक पॉइंट को लाने के लिए, एक उत्तर को सही खोजने के लिए कई तरीके से देखना पड़ेगा और वो हम करते हैं। यानी तभी क्वेश्चन ठीक हो पाता है जब एक बिल्कुल। क्वेश्चन को हम कई तरह से डील कर पाए कि ये पूछना क्या चाह रहा है। एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर हो सकता है परिस्थिति के अनुसार। आप ये कहना चाहते बिल्कुल, एक प्रश्न को कई तरीके से दो, जी। कई तरीके से सोल्यूशन कराओ, बच्चों को ऑन द क्लास सोल्यूशन कराओ, कैसे प्रश्न आ सकता है, कैसे रूपरेखा प्रश्न की बन सकती है। अब क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे साथी गणे में, तो विद्वान साथियों से यही बात कहना चाहूंगा जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि आप सभी बेस्ट से बेस्ट करें अपना, ताकि उन बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। और ये एक बहुत ही नेक काम है, ये व्यवसाय नहीं बल्कि एक बहुत नेक काम है जी। और उस नेक काम में अपनी भागीदारी बड़ी ईमानदारी के साथ निभाएं। यानी प्रॉपर एक ही बार में ऐसी तैयारी करा दो बच्चे को बार बार भटकना नहीं पड़े। यानी बार बार कोचिंग का, दूसरी कोचिंग का मुंह नहीं देखना पड़े, वो कि बार बार कोचिंग तलाशता फिरे कि अब कौन सी कोचिंग बढ़िया होगी जिससे मुझे सिलेक्शन मिल जाए। बिल्कुल, एक बार में पढ़ाओ बच्चे को, जो पढ़ाना है एक बार में पढ़ाओ और बच्चे को ऐसा पढ़ा दो कि वो किसी भी भर्ती में जाए तो वही रजिस्टर, वही नोट्स उसके अच्छी तरीके से काम आ सके। जी, यानी किसी भर्ती में जाए और किसी कोचिंग में जाए तो वो टीचर को भी याद करे, उस टीचर ने मुझे बिल्कुल, पढ़ाया था, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके पास वापस जाने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगे कि जो मैंने पढ़ लिया वही बेस्ट था। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जी, तो भाई ये हमें सुना दीजिए जैसे हम समापन कर सके अपना। गम के समुद्र में डूब मत जाना। जी, गम के समुद्र में डूब मत जाना। डूब मत जाना, अगर मंजिल ना मिले तो तुम रूठ मत जाना। जी जिंदगी के सफर में कभी भी हो कमी महसूस किसी की, तो अभी हम जिंदा हैं ये भूल मत जाना। यानी अभी हम जिंदा हैं भूल मत जाना, या आपने क्लास में भी शायरी सुनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपको काफी सुर्खियां भी बटोर रही है कि ये सर है कौन जिन्होंने ये शायरी सुनाई थी। सर देखो, ये सीधा सीधा मैसेज उन बच्चों के लिए कि जब भी कभी जरूरत पड़ जाए और इस तरह की कोई बातें हो जाए कि हमें अब किसी की हेल्प की आवश्यकता है, तो हम उनके लिए निश्चित रूप से हर समय तैयार खड़े हो। जी, थे मेरे साथ नरेश जी, इतिहास के जादूगर इन्हें अलवर में लोग कहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं भाई साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, बच्चों की पीड़ाओं को समझा और यहाँ तक पहुंचे और उन सब चीज का सोल्यूशन कहीं ना कहीं इन्होंने मुझसे लिया। जी।